लाहौर। अब आप सोच रहे होंगे कि यार गुड मॉर्निंग लाहौर तो हो गया, लेकिन मैं कौन हूं? मुझे कहते हैं शुमाइला नियाज। और इतना एक्साइटेड गुड मॉर्निंग करने का मकसद ये था कि आज है फ्राइडे, और फ्राइडे वो दिन होता है जब हमारी प्लानिंग्स बनती हैं कि यार हमने अपना वीकेंड जो है वो कैसे गुजारना है, इसको कैसे प्लान करना है। कुछ लोग अपना प्लान करते हैं कि यार डिनर करने हैं, कुछ कहते हैं कि यार आउटिंग पे जाना है, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं खासतौर पर मेरी तरह जो बहुत सुस्त होते हैं, जिनको सोने का बहुत ज्यादा शौक होता है कि यार मेरी जो छुट्टी आएगी तो मैंने तो जम के अपनी नींद पूरी करनी है। क्योंकि वर्किंग आवर्स जो हमारे होते हैं, जो हमारे वर्किंग डेज होते हैं, उनके अंदर खासतौर पर हमारे पास टाइम नहीं होता। आज के प्रोग्राम की खास बात यह भी होगी कि इसमें हम टाइम को बड़ा डिस्कस करेंगे कि क्यों भाई टाइम ही गुजर गया या हमारे जीने के अंदाज बदल गए हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद बातें करती करती इधर से उधर उधर से इधर निकल जाऊं, मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। बहुत खूबसूरत मेहमान हैं जिन्होंने प्रोग्राम में आकर चार चांद लगाए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं समिया जी, समिया खालिद, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। और साथ ही साथ एक बड़ी खास बात यह है, अब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तो हम बड़ा आम तौर पर सुनते हैं, लेकिन लिविंग स्टाइल जो होता है वो क्या होता है, खासतौर पर इसकी भी एक मेडिसिन होती है। वो मेडिसिन जनाब लाइफस्टाइल मेडिसिन कोच से आपको मिलती है। इसमें भी माशाल्लाह से काफी इनको दस्तरस हासिल है। और अब एक ऐसे मेहमान का तारुफ मैं करवाने जा रही हूँ जिनके बारे में हमारी सोसाइटी में एक बड़ा आम सा कॉन्सेप्ट है कि यार माहिर तालीम जो होते हैं वो बड़े ड्राई से लोग होते हैं, बड़े खुश्क से लोग होते हैं, और ऐसे लोगों से क्या बात कर रही, ऐसे लोगों के से ना मतलब थोड़ा बंदा दूर दूर ही रहता है, क्योंकि हम इस तरह के लाइफस्टाइल में आ चुके हैं जहां पर हमें #लाइमलाइट बड़ी अजीज होती है। तो हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में खानम अंसा शहजादी जी ने, जो बिल्कुल एक शहजादी की तरह ही लग रही हैं, माहिर तालीम है। और प्रोग्राम का टॉपिक जो हमने रखा है वो ये है कि टेक्नोलॉजी की भरमार है और बच्चे क्यों बेजार हो गए। हमारे पास हर तरह की अवेलेबिलिटी मौजूद है, हमें हर तरह की फैसिलिटीज मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद फ्रस्ट्रेशन क्यों है हमारे माइंड में। अच्छा समिया जी, जैसे प्रोग्राम के इंट्रो में ही मैंने ये चीज़ कही, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात से मैं स्टार्ट लेना चाहूँगी। वो ये है कि हम कभी अपने पेरेंट्स को ये चीज़ कहते हुए सुनते हैं कि यार जब 1980s में या 1990s के अंदर ना बड़ा टाइम होता था हमारे पास, एक कोका कोला की बोतल पीने जाना या कैंटीन पे जाना, यार पैटीज खा के आते हैं, सिनेमास का प्लान करना, मूवीज देख के आना, लेकिन अब वो टाइम नहीं मिलता। वो टाइम कहाँ चला गया है, क्या समझती हैं? देखिए, जो टाइम का कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली ये है हमारे माइंड से रिलेट। मीन्स कि जितना हम अपने आप को मेंटली बिजी रखते हैं उतना ज़्यादा टाइम तेज़ी से गुजरता हुआ फील होता है। पहले ज़माने में या 90s की जो आप बात कर रहे हो, उस टाइम में भी ऐसा नहीं था कि लोग बिजी नहीं थे, लेकिन उनके पास क्रिएटिव वर्क था या उनके पास एक टाइम में एक काम करने के लिए था। जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया, हमारा जो मीडिया वो एडवांस हो गया, न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई, उसकी वजह से हम मेंटली बहुत बिजी हो गए। एट अ टाइम जब हम 2, 3, 4 काम इकट्ठे कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता टाइम गया का। यही वो चीजें थी कि जब हम 90s में जो लोग किया करते थे, फॉर एग्जांपल वो पढ़ रहे हैं 1 आवर, अगर वो स्टडीज कर रहे हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते थे, उन्होंने पढ़ना ही होता था। अब हम 1 आवर स्टडीज कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें ये भी चेक करना है कि मैसेजेस किस किस के आ गए, फ्रेंड्स ने जो उनसे वो न्यू लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, फेसबुक पे क्या चल रहा है, फोन चेक करूंगी किसी का मैसेज आ गया है, फेसबुक पे क्या चल रहा है, मतलब इंस्टाग्राम पे अच्छा मैसेजेस आ गए, बाहर कौन, मीन्स हमने अपने माइंड को इतना बिजी कर लिया कि हमारे पास जो था ना, हमें पता ही नहीं चलता टाइम गुजरने का। सिंपल एग्जांपल है, आप अभी अगर फेसबुक उठाओ और उसको चेक करना शुरू करो, वीडियोस को, आपने अपनी तरफ से हार्डली 10 to 15 मिनट देखा होगा, लेकिन जब टाइम देखोगी 2 आवर गुजर चुके होंगे, क्योंकि आप मेंटली अपने आप को इतना बिजी कर लेते हो कि टाइम जो है वो गुजरने का आइडिया एहसास ही नहीं होता आपको। अच्छा, पता ही नहीं चलता। खानम जी, क्या समझती हैं आप, हमारे एजुकेशन सिस्टम में अगर देखा जाए ड्रॉबैक कहाँ पर आ रहा है, या किस तरह की हमें जो है ना क्रिएटिविटी चाहिए बच्चों को लेकर? जी बहुत शुक्रिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे कि बच्चे इस वक्त जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा था पिछले 1.5 साल से, उसके वजह से बहुत से बच्चे जो है वो मेंटली डिस्टर्ब हैं। उसी को लेकर आज जो टॉपिक आपने शुरू किया है, इसमें आपने जिन चीज़ों को देखा होगा, वहाँ पे बच्चे क्रिएटिविटी चाहते हैं, बच्चे फिजिकल क्लास चाहते हैं, बच्चे अटेंशन चाहते हैं, जबकि ऑनलाइन क्लास सिस्टम, ऑनलाइन जो हमारे पास जितने भी मीडियम्स हैं, लेकिन खानम जी पता क्या है, अभी अगर ये बात की जाए ऑनलाइन सिस्टम की, तो समिया जी अभी ऑनलाइन सिस्टम तो अभी आया है,
लॉकडाउन से पहले तो कुछ भी नहीं था ना, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये चीजें तो हम पिछले 70 ईयर्स से मतलब फेस कर रहे हैं। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या चेंज करना चाहिए? क्या हमारी बुक्स इनफ हैं बच्चों के लिए? नहीं, इनफ नहीं है, हमें इसके साथ टीचिंग मेथडोलॉजीज थोड़ी चेंज करनी पड़ेंगी। हमारे यहाँ क्या है कि वही एक टीचिंग मेथडोलॉजीज जो बीएड और एमएड करने के बाद टीचर्स आते हैं, वही जो 90s में पढ़ाया जा रहा था जिस मेथड से, उसी मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं। उसमें ट्रेनिंग सिस्टम्स को कम अप्लाई किया जा रहा है, उसमें ज्यादा अपग्रेडेशन की तरफ नहीं लोग आ रहे, लोग अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। टीचर समझता है कि मैं बस ऑल इन ऑल हूँ और मुझे सब पता है, जबकि इस फील्ड में आप दुनिया की कोई भी फील्ड उठा के देख लें, उसमें जब तक आप अपग्रेडेशन नहीं करते उस वक्त तक आप कुछ भी नहीं कर पाते। अपग्रेडेशन नहीं करते तब तक कुछ कर नहीं पाते। समिया जी, क्या लगता है आपको, कल्टीवेशन ऑफ माइंड क्या बच्चों की बड़ी जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। मैं इनकी बात को आगे कंटिन्यू करूंगी। मैंने पिछले दिनों एक स्टडीज़ की कि कौन सा ऐसा कंट्री है आजकल 2021 की स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री है। उसमें जो ग्रेडिंग आई उसमें फिनलैंड जो था वो नंबर 1 पे आ रहा था, और मैं जानना चाह रही थी कि वहाँ का एजुकेशनल सिस्टम क्या है जिसकी वजह से बच्चे, ना सिर्फ बच्चे बल्कि फुल नेशन ही हैप्पी है। तो मुझे पता चला कि वहाँ पे सिर्फ एक स्टडीज को ही इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। क्या बात है। हमारे यहाँ तो ये होता है कि आप पढ़ लो, रटा लगा लो, अच्छे मार्क्स ले लो, इट्स इनफ, और आप जो उनसे जिंदगी में कामयाब हो। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो एक ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में 3 डोमेन्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 आपकी एजुकेशन, नंबर 2 आपकी सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ को आप अंडरस्टैंड करो कि आप क्या हो, थर्ड वन सोशल रिलेशनशिप होता है। अब हमें देखना ये कि क्या हमारी स्टडीज ये तीनों डोमेन्स को कवर कर रही है। हम क्या करते हैं, हमारे टीचर्स भी जोन से हैं, पहले के टीचर्स और अब के टीचर्स में भी फर्क समझा जाता है। ये कहा जाता है जी पहले टीचर्स बहुत अच्छे थे, अब जो उनसे वो बात नहीं है। उसके पीछे भी ये रीजन है कि वो टीचर्स हमारी मॉरल वैल्यूज पे भी काम करते थे। अब टीचर्स के ऊपर ऑलरेडी इतना बर्डन डाल दिया गया या टीचर्स में कि वो ट्रेनिंग्स नहीं है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के ऊपर उसके इम्पैक्ट्स आते हैं। अब देखो हमारा बच्चा जो सा, और ऑनलाइन लर्निंग ने और भी खराब कर दिया। तो थोड़ा बहुत टीचर काम कर भी रहे थे, वो भी एकदम खत्म हो गया क्योंकि अब ऑनलाइन पे चला गया। प्रेशर खत्म हो गया, प्रेशर खत्म हो गया। टीचर का डायरेक्ट इंटरेक्शन जो था वो खत्म हो गया। फिजिकल जो टीचर ने डायरेक्ट बच्चे को देख के अप्रिशिएट करना था वो खत्म हो गया। आपको एग्जांपल दूं, मेरी जो बेटी है 7th क्लास में, अब जब वो स्टडीज कर रही है, मतलब ऑनलाइन क्लासेस ले रही है, तो उसकी टीचर ने उसे कहा कि अदन मुझे शौक है कि मैं आपको देखूं कि आप कौन है जो मुझसे इतने क्वेश्चंस करती हैं और मुझसे बात करती हैं। मीन्स आप इससे अंदाजा लगाओ कि टीचर और स्टूडेंट का जो गैप है वो कितना ज्यादा है कि टीचर ने देखा नहीं स्टूडेंट को टीचर का नहीं पता है। ये गैप कब कवर होने थे? जब फिजिकली आपने स्कूल जाना था, वहां पे लर्निंग करनी थी। तो यहाँ पे मैं 3 बातें कहूंगी, पेरेंट्स को भी, टीचर्स के लिए भी मैं ये कहना चाहूंगी कि जहाँ पे इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज एनहेंस करनी है, ये प्लीज देखें कि बच्चे की मेंटल ग्रोथ कितनी जरूरी है, उसकी सेल्फ आइडेंटिटी कितनी जरूरी है। वो सिर्फ स्टडी से नहीं आएगी, उसको कहीं पे अप्रिशिएट करने से आएगी, कहीं रीइंफोर्स करने से आएगी, कहीं शायद उसको थोड़ा सा डांटने से आएगी। ये सब चीजें हमारी सोसाइटी स्पेशली ऐसी है जिसमें पेरेंट्स जो है वो हमें बड़ा प्रेशराइज करते हैं कि नहीं आपने ये नहीं करना, आपने ये करना है। ठीक है। अच्छा, आपने भी देखा होगा, हमारी लाइफ में भी ऐसा ही हुआ कि अगर आपने जो है ना वो हैशटैग ये वाला ग्रेड लेना है, आपने इतने नंबर लेने हैं, बच्चों को बहुत बाउंड कर दिया गया है। उनसे पूछा नहीं जाता कि आप क्या करना चाहते हैं या आप क्या बनना चाहते हैं। सो मेरे ख्याल में पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं ये किरदार लाजमी अदा करना चाहिए कि वो जो करना चाहते हैं वो अपने आप को एक्सपोज तो करें कि बेसिकली चाहते क्या है। वो सुने जरूर, एक दफा सुने कि आपका बेटा या बेटी क्या चाहती है, उसके बाद उसे इतनी लिबर्टी दें कि वो उस फील्ड को एक्सप्लोर करे। समटाइम ये होता है कि जब बच्चा एक्सप्लोर करता है उस फील्ड को तो खुद ही उसका इंटरेस्ट लूज हो जाता है, उसको खुद ही आइडिया हो जाता है कि मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है। लेकिन जब पेरेंट्स एक बाउंड्रीज क्रिएट कर देते हैं कि नहीं तुमने इधर नहीं जाना, तो ह्यूमन नेचर है कि अट्रैक्शन वहीं ज्यादा होती है। अच्छा, मैं ये टॉपिक बड़ा जबरदस्त होता जा रहा है, मैं इसकी तरफ भी वापस आऊंगी। क्या यही भी एक रीजन हो सकती है फ्रस्ट्रेशन की जो आजकल बढ़ती बहुत जा रही है? ठीक है। अच्छा खानम जी, ये बताइएगा कि हमने ये तो कह दिया कि हमें डेवलपमेंट करने की बड़ी जरूरत है, या हमें क्रिएटिविटी करने की बहुत जरूरत है, या प्रोडक्टिविटी की बहुत जरूरत है। इस प्रोडक्टिविटी को, इस क्रिएटिविटी को हम कैसे मतलब अपने एजुकेशन सिस्टम में ला सकते हैं? जी, इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी, जिस तरह से मैम ने बात की कि हमें अपने इंटरेस्ट को देखना है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे स्कूल्स का ये अलमिया है कि हम लोग एक टीचर हायर करते हैं, उसको समझते हैं कि ये सब सब्जेक्ट्स में मास्टर होगी,
और उसी को सब सब्जेक्ट्स दे दिए जाते हैं, जबकि हम उसका इंटरेस्ट नहीं देखते। हम लोग समझते हैं कि उसने अगर एमएससी फिजिक्स किया हुआ है, अगर वो एमफिल फिजिक्स है या कोई भी उसने किया है, टीचर तो को वो लिबर्टी नहीं दी जाती। टीचर के पास बिल्कुल लिबर्टी नहीं होती। एक उसको प्लान दे दिया जाता है कि इसके अकॉर्डिंग तुम्हें पढ़ाना है। और सेकंड, हमारे पढ़ाना भी कहा, मेरे ख्याल में 8 से 5 आप अपने ड्यूटी आवर्स पूरे करने हैं। हमारे लेसन प्लान भी टीचर्स को बना के दिए जाते हैं, जबकि लेसन प्लानिंग एक ऐसी चीज है जिस पर टीचर पूरी कमांड रखेगा तो क्लास में अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दे सकता है। अगर वो अपना अच्छे तरीके से लेसन नहीं प्लान कर सकता, उसको अगर मार्केट से बना हुआ मिलेगा तो वो कभी भी क्लास में जाके उस चीज को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करेगा। अगर वो एक्सप्लेन नहीं करेगा, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बच्चा अपने आप को वीक समझेगा, फिर वहां से डिप्रेशन स्टार्ट होता है, वहीं से एंजाइटी स्टार्ट होती है, सेल्फ वहीं से कॉन्सेप्ट खराब हो गया ना, खराब होता है। खराब हो गया। मैं तो लाइक ही वहीं नहीं से हूँ, मुझे हर तो मैं तो कर ही नहीं सकता। मैं तो क्लास में जो उनसे वो बिलो 50s में आ रहा हूँ कि मतलब और हम मैं तो लोगों ने नहीं कर क्राइटेरिया भी सकता। तो ऐसा सेट क्राइटेरिया भी सब बना दिया है ना। कि बच्चे ने बस यही चीजें 3-4 एरियाज हैं, बस उसी को मीट करना है। हम लोगों ने ये नहीं देखा कि बच्चा इसके अलावा क्या कर सकता है। एक 3 तरह के बच्चे क्लास में है, एक लेक्चर से पढ़ रहा है, एक LB से कर रहा है यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से कर रहा है, एक बच्चा जो है वो हाथ से कुछ काम करके कर रहा है। तो वो हमने तीनों को जज ही नहीं किया, हम लोगों ने लेक्चर मेथड को पकड़ लिया और बस उसी के जरिए कहा कि बच्चे ने इसमें और A उसी के plus पीछे मिला। लाइन में सबको खड़ा किया हुआ है। और कहा कि इसमें अच्छा, A plus मैं मिला। एक और बड़ी मजेदार मेरे ज़हन में बात चल पड़ी है, क्योंकि बच्चों की बात है तो बचपन से मैं कोरिलेट करूंगी। याद अच्छी तरह से छुपन छुपाई खेलना, ठीक है, सारे छुप जाना, उन सबको ढूंढना, फिर गुल्ली डंडा बड़ा खेला जाता था, ठीक है। अब मैं बच्चों को देखती नहीं हूँ उस तरह से। मतलब आप यकीन करें कि मेरे भी भांजे हैं, वो 2-2, 3-3 साल के हैं, मोबाइल की जान नहीं छोड़ते। और आपको पता है, उनको ये भी पता है कि YouTube कहाँ पर है, या कौन सा जो एप्लीकेशन है वो कहाँ रखा हुआ है, कौन सी गेम कहाँ रखी हुई है। आपने तो इतने बहुत एक्टिव हो गए बहुत माइंड में। बड़े बच्चे बता दिए, 2-3 साल के। मेरी भतीजी जो है वो अभी 7 मंथ की है, वो रो रही हो तो मैं उसके सामने मोबाइल रखती हूँ, फौरन से चुप ये कर देखा ना आपने, बेसिकली ये भी एक रीजन है। वो रो रही हो तो मैं उसके सामने मोबाइल रख देती हूँ। तो हम लोग जानबूझ के ऐसे करते हैं उसके सामने कि वो रो रही हो तो हम लोग उसको चेक करते हैं, बस हाथ से कहते हैं सेल्फी बनाओ तो वो देखना शुरू कर देती ये है। भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि कहीं ना कहीं मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इसके अंदर। आप ही की मैं बात को कोरिलेट करूंगी इसके अंदर कि बच्चा रो रहा हो और हम उसको मोबाइल फोन दे देते हैं कि चुप कर जाए। यानी हम भी अपना फ्रीडम ऑफ लाइफ चाहते हैं। वी वांट बी लोनली इन लाइफ #। ओके, तो क्या समझती हैं कि पेरेंट्स जो हैं क्या वो भी फ्रस्ट्रेटेड हैं? पेरेंट्स नो डाउट फ्रस्ट्रेटेड हैं, लेकिन पेरेंट्स को एज अ पेरेंट अपना रोल अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारा क्या रोल है। जैसे अभी बताया कि बच्चे को मोबाइल दे दिया कि वो रो रहा था, ये नहीं है सोल्यूशन कि आप उसको ये दे दो। आपको ये देखना ये है कि उसके रीजन क्या रोने की। अभी रात में मैं लाइफस्टाइल, चूंकि मेडिसिन का आपको बताया कि मैं स्टडीज कर रही थी, पाकिस्तान में सी सेक्शन के साथ बेबीज की बर्थ का रेट बहुत ज्यादा हो गया। आजकल गर्ल्स जोनसी हैं वो भी लाइक करती हैं कि सी सेक्शन हो जाए, हमारी जोनसी है ना जान छुट जाए। ऐसे बच्चे जब बर्थ उनकी होती है, उनको उनका जो आप कह लो माइक्रोबायोम जो होता है ना वो डेवलप ही नहीं हुआ होता। वो माइक्रोबायोम जिसने उनको उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, वो माइक्रोबायोम जिसकी वजह से उन्होंने हेल्दी होना है। अब होता क्या है कि बच्चे को जब फीड मिल रही होती है उसकी वजह से वो हजम नहीं हो रही, उसको कॉलिक प्रॉब्लम हो रहा है, जो कि वेरी कॉमन रीजन है पाकिस्तान में बच्चों में दर्द का। और वो फिर रोते हैं, चीखते हैं, और मदर्स क्या करती हैं कि वो डाल देती हैं मुंह में, उनके फीडर डाल के बिठाई रखती हैं, या ये कह देती हैं कि बस मोबाइल दे दो। वो पीछे रीजन नहीं जानती कि भाई फूड का प्रॉब्लम आ रहा है, आप डिब्बे का दूध दे रहे हो, आप बच्चे की केयर नहीं कर रहे, बीइंग अ मदर आप अपना रोल प्ले नहीं कर रहे, तो ये बच्चे में इश्यूज आते हैं। फिर आप बात करिए फ्रस्ट्रेशन की कि क्या वजह होती है कि पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हैं। देखो, ह्यूमन बीइंग के अंदर ना इंस्टिंक्चुअल एनर्जी है जो अल्लाह ताला ने बाय बर्थ हमारे अंदर रखी है, जिसका बाहर निकलना बहुत जरूरी है। उसका इजहार कैसे होगा कि आप अपने आप को किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो। जब आपकी फिजिकल एक्टिविटीज कम हो जाती हैं, वो एनर्जीज बाहर निकल नहीं पाती हैं, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। अब आप अंदाजा लगाओ कि 1990s में जो पेरेंट्स थे या बच्चे थे वो क्यों फ्रस्ट्रेटेड नहीं थे और अब वाले बच्चे क्यों हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है। हेल्दी लाइफस्टाइल, बिकॉज़ ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, आपके पास हेल्दी लाइफस्टाइल है, आपके पास इनफ टाइम है, आप घूमते हैं फिरते हैं। हमारा कन्वर्सेशन जो है, कम्युनिकेशन जो है वो बहुत स्टक हो चुका है। हम उतना कम्युनिकेट नहीं करते हैं। और यहाँ ये समझ लीजिए कि वो हमारे अंदर वो एटीट्यूड वाला इतना एलिमेंट है कि हम किसी से बात करना गवारा नहीं करते, ठीक है, अपना आप खुलकर किसी के सामने रखते नहीं है। होता ना, सीखा नहीं होता। मोबाइल का टाइम है, हर कोई मोबाइल यूज कर रहा है, पेरेंट्स भी बच्चे भी। ये सिखाया ही नहीं जाता कि कैसे डील करना है, घर में कोई आएगा कैसे बात करनी है। बच्चे मोबाइल में लगे हुए इस्लाम क्या बैठ गए, मींस ये तो पेरेंट्स
रिश्तों की वैल्यूज भी खत्म होती जा रही पड़ेगा। हैं। चाचा मामा कौन है, अब तो उनसे मोहब्बत भी खत्म होती जा रही थी। ऐसे ही पता नहीं चला ये कौन है भाई, अच्छा ये मामू है, ओके ओके, मैंने पिक्चर देखी थी, इनकी व्हाट्सएप कॉल पे बात हुई थी इनसे। एग्जैक्टली, या उन्हें उनके साथ स्टेटस शेयर होते हैं या मैसेजेस शेयर होते हैं, ठीक है फेस टू फेस तो है ही नहीं उनके हाँ, साथ। एक तो वैसे मतलब रही सही कैसा टेक्नोलॉजी ने निकाल दी थी, और ऊपर से आके ये कोरोना वायरस की एसओपीज ने निकाल दी कि आपने गले नहीं मिलना। अच्छा खानम, क्या समझती है जो हमारा एक एजुकेशन सिस्टम है, आप नर्सरी से लेकर पहली, दूसरी, तीसरी, छठी और 10वीं तक जो है ना, वो आपको पूरे के पूरे जो है ना बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। इंग्लिश की अलग से, उर्दू की अलग से, साइंस की अलग है, बायो की अलग है, और पता नहीं कितनी बुक्स हैं आजकल तो। मैंने सॉरी, वो नर्सरी प्रेप और प्ले ग्रुप भी शायद कोई है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप बेसिक चीजों की इंफॉर्मेशन, बेसिक चीजों की बच्चों को तालीम दी जाए, लेकिन उसके बाद बच्चे का इंटरेस्ट देखकर सिर्फ उसी एक डिपार्टमेंट में उसको उसकी एजुकेशन की जाए? हमारा यहाँ पर पाकिस्तान में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उसमें हमारे एरियाज को नहीं देखा जाता। वहाँ पर वो एक है सोसाइटी, उसी को देखा है, उसी को काम किया गया है। 2006 में जब ये एक जो है करिकुलम डिज़ाइन किया गया था, इस करिकुलम को देखा जाए तो ये 2006 का लग नहीं रहा था। ये 1965 की जंग के बाद का जो था उस दौर का था। अब जब नया सिंगल नेशनल करिकुलम बना तो उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें रखी हैं जो ऐड की गई हैं अकॉर्डिंग टू जो है आपके सब्जेक्ट के मुताबिक या आपके इंटरेस्ट के मुताबिक उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। सेकंड, इसमें एक चीज़ और उन्होंने ऐड की है कि जो भी सूबा है उसकी जो मदर लैंग्वेज है उसको प्रमोट करने के लिए इसको मदर लैंग्वेज में भी पढ़ाया जा सकता है। पंजाब के लोग पंजाबी में पढ़ा सकते हैं, सिंध के लोग सिंधी में पढ़ा सकते हैं, बलूचिस्तान के लोग भी इस तरह से। So we have an implementation of this rule. अगस्त में हो सकता है। Okay. इसमें उन्होंने एक दी हुई है एक जगह कि आप अगर चाहें तो आप उसको मदर लैंग्वेज में पढ़ाएं, अपने इलाकाई ज़ुबान में पढ़ाएं, ताकि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और हम लोग ऑलरेडी जिस कंपनी में मैं जिस कंपनी के ज़रिए काम करती हूँ, हम लोग बाकायदा तौर पर इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि बच्चे के इंटरेस्ट को देखते हुए उसकी एक्टिविटीज़ इस तरह की डिज़ाइन की जाए। मैथ पढ़ाएं, अगर उसका इंटरेस्ट जो है आर्ट एंड क्राफ्ट है तो उसको कुछ ना कुछ आर्ट का वर्क देकर मैथ समझाया जाए। अगर उसका इंटरेस्ट है कि वो किसी भी काम को सिर्फ लेक्चर से सुन के बस वो समझ लेता है तो उसको समझाया जाए, सिर्फ पढ़ के बताया जाए। इसी तरह से हम लोग सब्जेक्ट्स कम नहीं कर सकते, हम एसएसटी की वैल्यू को कम नहीं कर सकते, हम लोग साइंस की वैल्यू को कम नहीं कर सकते, हम मैथ की, इंग्लिश की, किसी भी बुक की वैल्यू को कम नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसकी मेथोडोलॉजीज को चेंज कर सकते। अच्छा, मुझे बड़ा एक सवाल जहन में आ रहा है समय जी, वो ये भी कि जिस तरह से अभी आप माहिर तालीम है, ठीक है, आप भी इस्लाहात दे रही हैं इस हवाले से कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को ऐसे ठीक करना है, ऐसे ठीक करना है, ऐसे ठीक करना है, तो व्हाई नॉट यू पीपल, यू हैव टू चेंज द सिस्टम। आप लोग एज अ टीचर क्यों नहीं सिस्टम चेंज करते? अगर आपके पास एक माइंड है, आपके पास एक आइडिया है, तो आप जिन बच्चों को एजुकेट करते हैं उनको अपने तरीके से एजुकेट कीजिए। आप कहिए अपने माइंड को कि भाई आप नॉक करें इस चीज को। अभी हम लोगों ने ये जो जनवरी में जो नया सेशन स्टार्ट हुआ था प्राइवेट सेक्टर का, उसमें हम लोगों ने जो ये अगस्त में अप्लाई होंगी 5 क्लास तक सिंगल नेशनल करिकुलम, हम लोगों ने उसके लिए पहले से प्लान करके रखे हुए हैं। जो हमारे लेसन प्लान हो रहे हैं उसमें या हमारी जो क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी, उसमें हम लोगों ने इसकी मेथोडोलॉजीज को ही चेंज किया है, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट के साथ वो सामने आके खड़े होकर वो बात करेंगे तो पिछले 1.5 साल से एक साथ जंग जो है प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट के दरमियान चल रही है। बाकायदा तौर पे स्कूल ओपन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इस हवाले से तो हम लोग उस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, लेकिन हम अपनी मेथोडोलॉजीज तो है वो इंटरनली हम उसको चेंज करेंगे ताकि उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो चाहते हैं, हमारा बच्चा के अंदर लाइफ स्किल्स होनी चाहिए, हमारे बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए, हमारा बच्चा फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा बच्चा मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, हमारे बच्चे के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि लॉकडाउन हैज चेंज्ड आवर लाइफस्टाइल, सो वी नीड टू चेंज आवर लाइफस्टाइल आल्सो एज वेल। कि अगर कोरोना ने हमें इतना चेंज कर दिया तो हम अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करते हैं। अच्छा समिया जी, ये बताइएगा कि जिस तरह से आप क्योंकि माहिर साइकोलॉजिस्ट हैं, आप इस चीज़ को बेहतर समझती होंगी, आजकल बच्चों के अंदर एक गुस्से का एलिमेंट बहुत बनता जा रहा है, ठीक है, बात बर्दाश्त नहीं होती। हम फॉर द टाइम बीइंग, बच्चा छोटा है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, या वो कुछ ऐसी अनहोनी बात कर देता है तो ये प्यार आ जाता है उसके ऊपर, हाउ क्यूट, हम ऐसा समझते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी रेशो, उसके अंदर ये टेंडेंसी जो है वो मजीद बढ़ती जाती है। ये एलिमेंट आने की रीजन क्या है और पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा मेंटली डिस्टर्ब है?
देखिए, पेरेंट्स को अल्लाह ताला ने बड़ी ही खूबसूरत सिक्स सेंस दी होती है कि उन्हें सबसे पहले पता चल जाता है कि मेरे बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है, वो बाय बर्थ कैसा था और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें क्या चेंज आता चला जा रहा है। बच्चे एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं, उसकी कोई एक रीज़न नहीं होती। मैं पेरेंट्स को बार बार कहती हूँ कि आप इस चीज़ पर गौर करें कि आपके बच्चे की बर्थ कैसी हुई, बर्थ के बाद के जो फर्स्ट 2-3 ईयर्स थे, इवन फर्स्ट 5 ईयर्स आपने उसकी ग्रूमिंग कैसे की है। उसमें सिर्फ उसकी फूड शामिल नहीं है, उसके साथ उसके अलावा आपकी डीलिंग है, आपने उसके साथ कैसे डील किया है, आपने दूसरों के सामने उसे इंट्रोड्यूस कैसे करवाया है, आपने दूसरों के सामने उसको इग्नोर कितना किया, उसको इंपॉर्टेंस कितनी दी है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि आप अपने बच्चे को कैसे खुद ट्रीट करते हो। ये चीजें मिलती हैं तो बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी बनती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये नहीं कर सकता। फूड पे बहुत तवज्जो दें, प्रोसेस फूड पे हमने पेरेंट्स ने बच्चों को बहुत लगा दिया, ये ना दें। आपको नहीं पता कि इसके कितने साइड इफेक्ट्स हैं, बच्चों में फ्रस्ट्रेशन, बच्चों में इरिटेशन और इस किस्म के जितने भी एटीट्यूड्स हैं, इवन देन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज की भी वन ऑफ द मेन रीजन जो है वो आपकी फूड है। फूड पे फोकस करें। सेकंड चीज जो मैंने देखी वो ये कि बच्चे मीडिया को यूज करते हैं। आप हम मोबाइल दे देते हैं, ठीक है, अब हमारी मजबूरी है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए तो हमें देना ही है, लेकिन एक्स्ट्रा यूज की वजह से उनकी स्लीप बहुत डिस्टर्ब होती है। लेट नाइट जाग रहे हैं, मॉर्निंग में वो सो रहे हैं। इफेक्ट क्या हो रहा है, आपकी बॉडी का बायोलॉजिकल रिदम ही खराब हो रहा है। जब आपकी बॉडी का क्लॉक ही ठीक नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मेंटली हेल्दी रहेंगे। नेचर के जितना करीब हम रहेंगे हम उतने ही हेल्दी हैं। ये चीज़ को अंडरस्टैंड जितनी जल्दी कर लेंगे हम उतना ही अच्छा ना सिर्फ माशरा बना सकेंगे बल्कि एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप कर सकेंगे। सो नेचर के करीब होना सीखें, टाइम को मैनेज करना सीखें। अभी बात हो रही थी कि पेरेंट्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं। पेरेंट्स एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि मॉर्निंग इवनिंग की टाइमिंग्स को फिक्स कर दें। सुबह आपकी जो भी उठने की टाइमिंग है एटलीस्ट वो 7 डेज एक ही रहनी चाहिए। जब आप 5 डेज फॉलो करते हैं टाइमिंग्स को, चाहे ऑनलाइन क्लासेस की वजह से चाहे फिजिकल की वजह से, और नेक्स्ट 2 डेज नहीं करते हैं, आप यकीन करें उन 2 डेज के इफेक्ट्स नेक्स्ट 3-4 डेज तक बच्चे के ऊपर रहते हैं। फिर ऐसा बच्चा जिसकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, जिसका फूड प्रॉपर नहीं है, आप क्या समझते हैं उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी? और अगर इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो आप मुझे बताओ कि क्या कोविड में इस तरह की बीमारियां जो हैं वो नहीं होंगी, उसे सिस्टम सारा कोलैप्स कर सारा जाएगा। कोलैप्स करेगा। खानम जी, हमारी सोसाइटी के अंदर बच्चों को सिर्फ किताबें पढ़ा देना कि बस इतना कोर्स तुमने लाजमी पढ़ना है बच्चे, ठीक है। पेरेंट्स तो अपना रोल अदा कर ही रहे हैं इस चीज के अंदर, लेकिन जो टीचर्स हैं वो हैशटैग कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करते। कॉन्सेप्ट क्लियर ना करने की रीजन क्या है? टीचर्स खुद को पता नहीं है कि मैंने पढ़ाना क्या है। मैंने जैसे पहले बात की कि हम लोगों ने टीचर हायर किया, स्कूल प्रिंसिपल ने, उसने कहा कि अगर ये टीचर मेरे पास आ गया तो इसका बस मैं एक दफ़ा इसकी हालत ख़राब करूँगा क्लास में भेज के, इसको सारे सब्जेक्ट्स दूंगा। हम लोग टीचर का कॉन्सेप्ट नहीं देखते कि टीचर किस सब्जेक्ट में माहिर है। अगर वो अपना एक्सपर्ट जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होगी उसी को जाके क्लास में एक्सप्लेन करेगी, पढ़ाएगी, फिर जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसके अलावा टीचर की मोटिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मुझे लगता है ऐसे ट्रेनिंग सेशन स्कूल में होते रहने चाहिए जिसमें टीचर के रिफ्रेशिंग कोर्स हो, उसको ये बताया जाए कि कैसे तुमने अपनी मोटिवेशन रखनी है। वन ऑफ द मेन रीजन सैलरी पे तो है। आप देखो टीचर्स को जो उनसे वो समझा क्या जाता है, जो ये टीचिंग मोटिवेशन नहीं खत्म। अगर हम इसके ऊपर लिखने बैठे या किसी टीचर को, मैं अक्सर स्कूल जब जाती हूँ टीचर्स के, मैंने 500 प्लस स्कूल्स को विजिट किया, टीचर्स को ट्रेनिंग करवाई, पेरेंट्स के साथ सेशन होते हैं, तो जब हम फर्स्ट क्वेश्चन उनसे करते हैं कि आपने ये टीचिंग प्रोफेशन अडॉप्ट क्यों किया, ये लंबे लंबे पेज आते हैं, ये बहुत बड़ा प्रोफेशन है, ये है वो है। लेकिन जब उनसे बात की जाती है कि आप लोगों ने छुट्टी के बाद आधा घंटा रुकना है, अल्लाह छुट्टी के बाद रुकना है, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था, मेरे तो घर में 100 काम है, ये हो गया वो हो गया। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये मेरी डेवलपमेंट के लिए, ये मेरी डेवलपमेंट के लिए है। माने जब मैं टीचर थी आज से तकरीबन 4 साल पहले, जब मैं स्कूल में टीचर थी, दुनिया जहाँ के कहीं से मुझे फेसबुक पे, इंस्टा पे कहीं भी मुझे कोई पोस्ट नजर आती थी कि टीचर डेवलपमेंट कोर्स हो रहा है कोई, वो कहीं भी होता था तो मैंने जरूर पहुंचना है वहाँ पे। लेकिन अभी हम लोग डोर स्टेप पे जाके टीचर्स को ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, लेकिन टीचर्स So now we are heading towards our destination और हम 3 खवातीन बैठी हुई हैं, वक्त तो फिर गुजरना ही है। पहली ब्रेक आ गई है जी, अनाउंस हो गया है, और विद अ कप ऑफ कॉफी लेते हैं ब्रेक। स्टे ट्यून। वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और चाय का कप जो मैंने आपको दिखाया था वो मैंने खाली कर दिया है, और आधे लाहौरियों तो इस टाइम समिया जी सो रहे होंगे, ऐसे ही है ना, कुछ हमें देख रहे होंगे इस टाइम। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी
बात हो रही थी कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल के हवाले से, तो आप माशाल्लाह से एक लाइफस्टाइल मेडिसिन कोच भी हैं आप, ठीक है, किस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है पेरेंट्स में भी और स्टूडेंट्स में भी? देखिए, मुझे लगता है कि कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। एक तो मैंने आंसर आपको पहले ही बता दिया, बहुत इजी, कि नेचर के करीब हो जाएं। जितना आप नेचर के नेचुरल इन्वायरमेंट के करीब होते जाएंगे, आप हेल्दी होते चले जाएंगे। 3-4 रूल्स जो मैं हर एक को बताती हूँ, अगर वो आप अपनी जिंदगी में ले आए तो मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आएगा। नंबर 1, आप अपनी टाइम जो रूटीन है वो घर की बनाएं। आप जो भी बनाना चाहते हैं, आप सुबह 5 बजे उठते हैं, आप 8 बजे उठते हैं, आप 10 बजे उठते हैं, लेकिन फिक्स टाइमिंग्स करें। अपनी स्लीपिंग आवर्स जोन से वो फिक्स करें। रात की नींद जितनी इंपॉर्टेंट है मॉर्निंग की नहीं है। रात की नींद जितना आपको मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी रखती है उतनी मॉर्निंग की नहीं रखती। 11 to 3 AM की जो नाइट में आप स्लीप लेते हो वो आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 o'clock टू ऑनवर्ड जो आप लेते हो नींद, वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। आप अंदाजा लगाओ और खुद मुझे बताओ कि आप कितने आवर्स कब सोते हो? कितने 11 to इसीलिए onward हमारा 6 to 7 एनर्जी लेवल बड़ा कम हो चुका है, ठीक है, और कंधों में दर्द, कभी बाजू में दर्द, बच्चे शिकायत कर रहे होते हैं। बच्चों की बॉन्ड्स देखिए आपने कितनी वीक हो गई हैं, बच्चे अपनी हेल्थ में बड़े वीक हो गए हैं। एक और चीज जो लाजमी करें ना, वो सोने से आधा घंटा पहले मोबाइल ऑफ कर दें। किसी किस्म का मीडिया यूज ना करें। उसकी जो वेव्स और उसकी जो एनर्जीज आपको नेगेटिव जो वाइब्स होती है ना, जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, उससे आपकी रात की स्लीप डिस्टर्ब होती है। उसको तो उस स्क्रीन को देखकर तो नींद आती है, जब तक मोबाइल मुंह नहीं गिरता तब तक जब तक मोबाइल मुंह पे गिरता नहीं नींद नहीं। अपने पास मोबाइल बिल्कुल रख के ना सोएं, आपको नहीं अंदाजा कि उसका कितना बुरा इम्पैक्ट है आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर। ब्रेन आल्सो, अगर आप अपने मोबाइल को पास रखते हैं तो। अगर आपको लगता है कि आपकी मजबूरी है कि मोबाइल आपको पास रखना ही है क्योंकि आपको कोई भी इमरजेंसी हैंडल करनी पड़ सकती है, तो कोशिश करें कि उसके जमीन पर रखें, यानी कि अर्थ जो है उसकी जो वेव्स हैं ग्रेविटी ड्रॉप कर ले। एग्जैक्टली, और उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो आपके ऊपर ना आए। तो ये चीज भी आप कर सकते हैं कि आप अगर मोबाइल का यूज जो सा कम करें, या एटलीस्ट सोने से पहले आप नहीं करें। फिजिकल एक्टिविटी लाजमी स्टार्ट करें। चाहे लॉकडाउन है, आप घर में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करें। यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस अवेलेबल हैं, उनके साथ मिलके आप ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो वाटर इनटेक अच्छी करें। फूड जो है 3 मील्स आपकी जिंदगी की इंपॉर्टेंट तरीन है। 3 मील्स को कभी मिस ना करें, स्पेशली योर ब्रेकफास्ट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप अगर ब्रेकफास्ट करते हैं तो ही आपका बाकी दिन अच्छा गुजरता है। इसको मैं बिल्कुल इसी तरह से लेती हूँ कि अगर आपके पास एक गाड़ी है और आप उसको स्टार्ट करते हो विदाउट पेट्रोल, तो आप अंदाजा लगाओ कि कितना आप उसे जो है वो चाबी को घुमाओगे, और लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, हो भी जाएगी तो इंजन पे कितना बुरा इंपैक्ट आएगा। इंजन पे कितना बुरा सेम इसी तरह से हमारी अपनी बॉडी, आप मॉर्निंग में उठे, आपने फ्यूल नहीं डाला उसमें, और उसके बाद आप चल पड़े, लग पड़े हैं, तो आप बताएं कि आपके इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वो कितनी मुश्किल से वो मुझे लगता है बददुआएं दे रहे होते हैं हमें कि यार कुछ डाला है नहीं, फ्यूल है नहीं, और आप जो उनसे हमसे काम ले रहे हो। तो प्लीज अपने आप पे रहम करें, अपने ब्रेकफास्ट को अच्छा करें। मॉर्निंग में उठने के बाद कोशिश करें कि 1 आवर के अंदर आप अपना ब्रेकफास्ट ले लें। अच्छा खाना, वी ऑल आर ह्यूमन एंड वी हैव अ ब्रेन, यू नो, अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। उसके अंदर दिमाग जो होता है, क्या हर बच्चे का दिमाग एक जैसा होता है या उसका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है? क्योंकि कुछ बच्चे बहुत लाइक होते हैं, कुछ बहुत ही नालायक होते हैं, ठीक है। ये नालायक और लाइक की जो बीच में टर्मिनोलॉजी है, इसकी रीजन क्या है? या उस बच्चे का माइंड किसी जगह पे ऑक्यूपाइड होता है? कोई भी बच्चा नालायक नहीं होता। वो एक जगह पे वीक होगा, दूसरी जगह पे बहुत स्ट्रांग होगा। हम लोगों ने उसको यूज वहां पे किया जहां पर वो वीक है जी, तब हम उसको कहते हैं वो नालायक है। अब क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, तो उनमें से 10 बच्चे रट्टू तोते होंगे, हम उसको लाइक कह देते हैं। और जो बच्चे समझ के या कुछ करने के काबिल होते हैं, हम उसको नालायक कह देते हैं। क्या आपको लगता है कि जो बैक बेंचर्स होते हैं वो बड़े मतलब लाइक बच्चे होते हैं? हाँ, लाइक बच्चे होते हैं, लाइक होते हैं, तो इसलिए 3-4 दिन और मैंने अक्सर अपनी लाइफ में ये चीज देखी है, जो बंदा लाइफ में इस लेवल पर है ना, उसे पूछा यार तुम स्टडी में कैसे थे? स्टडी में तो अच्छा नहीं था मैं। से हम इवन के हम साइंटिस्ट की मिसाल लेते हैं, आइंस्टाइन की मिसाल लेते हैं। आइंस्टाइन को जो है ना क्लासरूम से बाहर निकाल के बिठा देते थे कि चलो तुम क्लास में बच्चे खराब करते हो, बाहर निकल के बैठ जाओ। अलेक्जेंडर ऑब्वियसली, बिल गेट्स को देख लें आप, ठीक है, वो तो जीती जागती मिसाल है हमारे पास। तो मुझे लगता है कि बैक बेंचर्स पे जो है ना ज्यादा फोकस करना चाहिए। आइंस्टाइन की आपने बात की है तो मैं इसी को आगे कंटिन्यू करना चाहूंगी। वो बेशक क्लास में बहुत नालायक था,
जब वो जिंदगी में कामयाब हो गया तो एक दफ़ा उसने अपने पेरेंट्स की, अपनी मदर की ड्रॉ को ओपन किया, मदर की डेथ हो गई थी, वहाँ पे उसे एक लेटर मिला जो कि उसके स्कूल की तरफ से था और उसमें ये लिखा हुआ था कि आपका बेटा बहुत नालायक है और यहाँ पे ये नहीं चल सकेगा, प्लीज आप इसको हमारे स्कूल से आप ले जाएंगे, कहीं और ले जाएं। और उसको वो याद था कि जब ये ऐसा लेटर उसके घर में आया था, उसकी मदर ने उसे कहा कि बेटे आपकी टीचर ने आपकी बहुत तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि आपका बेटा इतना लायक है कि हमारा स्कूल इस काबिल नहीं है कि इसको पढ़ा सके। सेल्फ कॉन्सेप्ट, उसके मदर ने उसे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया, आप देखो कि वो एक स्टेज पे पहुंच के जब वो लेटर पढ़ता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यार मेरी मदर ने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया था। और हमारे यहाँ अगर मदर्स को इतना पता चल जाए स्कूल की तरफ से कि बच्चा जो है वो बिल्कुल स्कूल में चल नहीं सकता, वो खुद भी मारेगी, डंडे सोटियां निकल जाके फादर से भी अच्छा, मुझे लगता है वैसे खानम अब तो वो है ना कि वो मार नहीं प्यार, लेकिन भाई हो सकता है मेरे देखने वालों को मेरी ये बात पसंद नहीं आए, लेकिन हमें तो मार ने बहुत सिखाया है। हम तो बकायदा डरते होते थे, मार खा के आनी ना स्कूल से तो घर आना और घर आके कहना कि मतलब लाइक वो डरना है क्या नहीं, अब तुम्हारा नाक क्यों सूजा हुआ है, ठीक है। ये देखिए मदर्स को, बच्चे खुद टीचर्स को कह रही होती है अगर ये मुझे हाथ भी लगाएगी तो मैं अपनी मदर को कंप्लेन करूंगा, और मदर फौरन से स्कूल पहुंच जाती है। और ऐसे बच्चों को बिगाड़ दिया जाता है। भाई हमारी माँ तो स्कूल में जब जाती थी वो बोलती थी कि हमें शिकायत नहीं लगानी, हमें हड्डियां दे दीजिएगा इसकी, ठीक है ना। लगता है आपकी बातों से बहुत नालायक तो वो चाहिए, लेकिन ये कि टाइम चूंकि चेंज हो गया, अब टाइम के साथ वाकई शायद मार फिजिकल मार की बात है कि वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक और मार भी होती है। एक और मार भी होती हम साइकोलॉजी में बात करते हैं रीइंफोर्समेंट की। आप रीइंफोर्समेंट के थ्रू, मोबाइल बच्चे का फेवरेट तरीन है, फेवरेट गेम है, आप उसे ले लें, ये उसके लिए मार से बढ़ के योगा, इससे कम नहीं होगा। और हमारे यहाँ तो टीचर्स जो है ना बहुत ज्यादा ऐसे वर्ड्स भी यूज कर जाती हैं जो बच्चे के मेंटल लेवल को इतना डाउन कर देती हैं। बच्चों को दूसरे स्टूडेंट्स के सामने जो है ना वो डिमोरलाइज करना बड़ा जो है ना इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज का। इसमें पेरेंट्स का बड़ा रोल आ जाता है, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए। मुझे याद है एक बच्चे का कि मैं जब उसके साथ गई, उसकी टीचर से पूछा, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत नालायक है, ये तो कभी भी, मैं अदन की बात ही आपको बताना चाहूंगी बेटी की, कि मैं उसके साथ जब स्कूल गई तो टीचर ने कहा मैथ में तो आपकी बेटी बहुत नालायक है, इसके पिछले वीक के टेस्ट बहुत बुरे में हैं। मैंने ये लॉकडाउन के दिनों की बात, मैंने कहा अच्छा उसके इतने वीक टेस्ट हुए हैं, तो अदन मेरे साथ ही, मामा मैं तो पूरा वीक गई ही नहीं, यानी कि टीचर को याद ही नहीं है कि वो बच्चा 1 वीक गया ही नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, पिछले जो एग्जाम्स हुए थे उसमें उसके मार्क्स अच्छे नहीं थे। आई सेड मेरी बेटी के 100/100 मार्क्स थे, टीचर को याद ही नहीं है कि मतलब उसका जो है, मेरा जो स्टूडेंट है वो कैसा पढ़ने वाला है या वो कैसा पढ़ता है। तो आप देखो कि टीचर का रोल, आप देखो कि इस टाइम क्या हो रहा है कि वो क्या शो करवा रही है बच्चे के सामने और कैसे कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। फिर मैंने भी उसको समझाया कि नहीं बेटे, अब हम इसे एज अ चैलेंज लेंगे। टीचर ने एक बात की, इट्स ओके, लेकिन इसको आप पॉजिटिव वे में लो, अब लेके दिखाओ मार्क्स टीचर को। और वही टीचर फाइनल एग्जाम के बाद शी सेड टू मी, गुड, आपकी बेटी बहुत अच्छी है। बिल्कुल सही। तो पेरेंट, जहाँ टीचर रोल नहीं प्ले कर रहा है वहाँ हमारा बीइंग अ पेरेंट रोल आ जाता है कि हम आगे बढ़े, हम इनिशिएट लें और बच्चे को टीचर के अगेंस्ट करने की बजाय उसको भी पॉजिटिव वे में लेके। व्यूअर्स, इट्स नॉट अ गेम का पीरियड कि आप मॉर्निंग शो में आप पे बैठ गए हैं, आपके गेस्ट आ गए हैं और आपने उनसे बातें शुरू कर ली हैं, कुछ कह के चल गए हैं, कुछ टॉपिक सिलेक्ट कर रही हैं और उसके बाद फिर आपको टाटा बाय बाय हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अच्छा खानम, मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आपकी तरफ आ रही हूँ अब, वो ये है कि सुसाइड रेशो स्टूडेंट्स की बात बढ़ती जा रही है, इसके अंदर बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसा कब उसको पिंच किया जाता है, ऐसा कब उसको हिट किया जाता है जब वो बिल्कुल अपने आप को तबाह बर्बाद करने की तरफ चला जाता है। इसके अंदर हमारे पेरेंट्स तो ऑब्वियसली अपना किरदार अदा कर रहे हैं, इसके अलावा स्टूडेंट्स के अंदर भी हमारा कंपटीशन चल ही रहा है, हमारा फैमिलीज के अंदर भी कंपटीशन चल रहा है। यार वो पुप्पो के बेटे ने पहली पोजीशन ले ली है, या मामू का बच्चा जो है ना फर्स्ट आ गया है, या उसकी ये जॉब हो गई है। कितना रोल प्ले करती हैं ये चीजें एक स्टूडेंट के माइंड के ऊपर, और वो कब इतना हार्ड स्टेप लेता है अपनी लाइफ में? उस वक्त होता है जब हम लोग 3 ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट है, यहाँ पर फैमिली है और यहाँ पर टीचर्स है। हम लोग इन सब को अलग अलग रास्ते दे देते हैं। जब इन सब की डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ना कि कम होगा। सुसाइड करने वाले बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज हो चुका होता है, वो समझ रहा होता है कि अगर मैं 0 मार्क्स लेकर फैमिली की तरफ जाऊंगा तो फैमिली की तरफ से बहुत बातें सुनने को मिलेंगी। वही मैं अगर पोजीशन अपनी टीचर के पास लेके जाऊंगा तो टीचर भी मुझे बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं करेगी। वो बच्चा समझता है कि मैं अकेला हूँ, मेरी किसी के सामने किसी भी किस्म की कोई भी बात एक्सेप्ट नहीं की जाएगी,
वो अकेलेपन की वजह से अपने आप को इस धाने पे ले जाता है। जबकि हम लोग जब मैं ट्रेनिंग जब करवाती हूँ तो मैं एक पॉइंट पे लेके आती हूँ फैमिली को, टीचर्स को और स्टूडेंट्स को। ये एक टेबल है, इस टेबल को अगर मैं इधर से अपनी साइड पे खींचती रहूं, उधर से आप अपनी साइड पे खींचते रहिए, यहीं पे रहेगा। ये सेंटर में स्टूडेंट है। अगर हम इसको उठा के दोनों, फैमिली भी और टीचर भी, दोनों उठाएंगे, उसको कॉन्फिडेंस देंगे, उसको इस काबिल बनाएंगे कि तुम कुछ ना कुछ कर सकते हो। हर एक बच्चा जो कि A+ ग्रेड लेने वाला ही कामयाब नहीं होता। हम लोगों ने, जैसे आपने भी बात की कि हर वो बच्चा कामयाब है जो अपने स्कूल में बहुत नालायक था। हम लोग उसको स्ट्रगलर कहते हैं, नालायक वर्ड भी इसके सामने इस्तेमाल नहीं करते। तो वो स्ट्रगलर बच्चे जो हैं वो ज्यादा कामयाब हो जाते हैं। हम लोगों ने देखा है कि जो बिजनेसमैन है इस वक्त, जो सबसे ज्यादा कामयाब हम लोग कहते हैं, जिसके पास गाड़ी बंगला, हम लोगों ने कामयाबी की एक नई सी तारीफ बना ली है, सब कुछ है उसके पास, वो वही बच्चे होते हैं एक एवरेज स्टूडेंट। हाँ, एवरेज स्टूडेंट होते हैं। A+ वाले बच्चे जो है उनके पास काम करते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं, मतलब लाइक वो अपनी लाइफ भी बड़ा चिल होकर एंजॉय करते हैं। और ठीक है यार, बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, अब ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो नाज़रीन, अब ऐसा नहीं है कि आपने बड़े प्रोग्राम्स देखे होंगे, उनके अंदर आपको बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स भी मिलते होंगे, बड़े बड़े आप लोगों को ये भी मिलते होंगे मशवरे कि यार ऐसे काम को कर लेना चाहिए या स्टूडेंट्स की तरबियत ऐसे करनी चाहिए। लेकिन एटलीस्ट अपने बच्चों को समझना सीखिए, कि बच्चों से कम्युनिकेशन करना सीखिए, कि बच्चों से कम्युनिकेट कैसे करना है, आपने उनके माइंड को कैसे चेंज करना है। एक पौधा भी जब आप जमीन में लगाते हैं तो उसको डेली पानी देना पड़ता है, उस पर खाद डालनी पड़ती है, तभी वो एक दरख्त बनता है। इसी तरह से आपने ये चीज देखनी है कि यार इस बच्चे को हमने किस तरह से आगे लेके चलना है। मेरे ख्याल में अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत साथ रखते होंगे ना, तो मेरे ख्याल में वो बच्चा कभी भी फ्रस्ट्रेशन की तरफ नहीं जाता। जिंदगी सिर्फ एक दरवाजे पे खत्म नहीं होती है, इसके आगे बहुत से दरवाजे हैं, एक से निकलो दूसरे में घुस जाओ। और एक ऐसे दरवाजे हैं कि भूल भुलैया है, एक तरक्की की, एक सक्सेस की, ऐसी भूल भुलैया कि आप सक्सेस में भूल जाएंगे, आपको दुनिया बहुत पीछे छोड़ देंगे आप। अब मैं ये बात भी करना चाहूंगी कि जिस तरह से हमने बात की अकेलेपन की, कैसे सिलेक्शन करें कि यार हमें जो अपनी कन्वर्सेशन करनी है या अपनी शेयरिंग केयरिंग करनी है, वो हम अपने पेरेंट्स से करें या अपने दोस्त से करें या अपने टीचर से करनी चाहिए। और एक मेंटोर का किरदार कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में? देखिए, एक बच्चे के लिए जो फर्स्ट मेंटोर होती है ना, उसकी मदर ही होती हैं, जो उसका ये कॉन्सेप्ट बनाती हैं कि बात शेयर करनी है या नहीं करनी है। मैंने ये देखा कि बच्चा जब 1 ईयर का ही हो जाता है, बल्कि उससे भी पहले जब क्रॉलिंग स्टार्ट करता है, आप देखो कि वो कोई भी नया एक्ट करेगा ना, सबसे पहले मुड़ के अपनी मदर को देखेगा। मदर ने अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया तो उसे लगेगा ये अच्छा एक्ट है, मुझे दोबारा करना है। अगर वो आगे से एक्सप्रेशंस नेगेटिव देती हैं तो उसे पता चल गया कि मुझे नहीं करना या ये बुरा है। मे बी वो एक आध दफा रिपीट करे, लेकिन परमानेंट वो ऐसा बिहेवियर शो नहीं करेगा। सो पहले तो मैं ये चाहूंगी कि पेरेंट्स कोशिश करें कि बच्चों को अपने साथ अटैच करें। पेरेंट्स ही बच्चे को ये गाइडलाइन दे सकते हैं कि कौन सी बात है जो आपको अपने टीचर से करनी है, कौन सी बात है आपको अपने फ्रेंड से करनी है। याद रखिए, जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त आपके पेरेंट्स होते हैं। जितने सिंसियर वो आपके साथ होते हैं, कोई हो ही नहीं सकता। सो बच्चे को ये फीलिंग्स देना कि मैं आपका सबसे अच्छा दोस्त हूँ, ये बहुत जरूरी है। जब आप नहीं देते तो जरूरत पड़ती है उसे अपने फ्रेंड्स की, जरूरत पड़ती है उसे टीचर्स की या बाकी लोगों की। फ्रेंड्स आपको नहीं पता, बीइंग अ पेरेंट आपको नहीं पता वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपको नहीं पता उनकी मेंटेलिटी क्या, उनकी नेचर क्या है, वो क्या सजेशंस देते हैं आपके बच्चों को। सो केयरफुल रहें, अपने बच्चों के लिए जिंदा रहना सीखें। नो डाउट जिंदगी में बच्चे बहुत खूबसूरत चीज हैं और इन्हीं के लिए तो शायद मुझे लगता है पेरेंट्स जीते हैं या अपनी जिंदगी को जिंदगी में कामयाबी समझते हैं। ऑब्वियसली सारी जिंदगी इन्हीं के लिए जीना शुरू इन्हीं के लिए कर देते जीते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने बच्चों के अच्छे फ्रेंड बने। आपने बात की कि जितने आप उनके करीब रहेंगे उनकी फ्रस्ट्रेशन कम होगी। उन्हें हेल्दी टाइम दें। ये नहीं कि आपका बच्चा आपके पास बैठा हुआ, आप मोबाइल पे लगे हुए हैं। आप हेल्दी टाइम ऐसे भी दे सकते हैं कि आप कुकिंग कर रही हैं, अपने बच्चे को साथ बिठाएं, उसके साथ बातें करती रहें। उससे सिर्फ स्टडीज की बातें नहीं करें, उसको अप्रिशिएट करें जब कभी वो अच्छा काम करे, उसे अप्रिशिएट करें जब कभी वो घर के काम में आपकी हेल्प करे। आप उसकी वो बातें भी सुने जो शायद आपके लिए बोरिंग हो, लेकिन उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उसको गेम्स बहुत पसंद है, जैसे उसे कार्टून बहुत पसंद है, जैसे उसे टॉयज बहुत पसंद है। और आप भी खुद भी देखें, आप कार्टून भी देखें कि मतलब से खेलें उनके साथ। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप नहीं समझ रहे कि इनडायरेक्टली कितनी अच्छी बॉन्डिंग डेवलप हो रही है आपके बच्चे के साथ। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने बच्चे के साथ हेल्दी टाइम गुजारें। आप बिजी हैं, वर्किंग पेरेंट्स हैं, ज्यादा नहीं कर सकते तो एक दिन में 1 आवर 1 आवर तो निकाल सकते हैं। अच्छा समीर जी, आपके साथ बैठे थोड़ा सा ना वो तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ लेता है ना, तो थोड़ा थोड़ा सा मुझे रंग चढ़ गया। मेरे दिमाग में अब ये चीज आ रही थी कि ऐसा करने से पेरेंट्स भी बड़ा ईज आउट होंगे, बड़ा रिलीफ उनको मिलेगा, बड़ा रिलैक्स होंगे मेंटली। वो ना सिर्फ उनका फायदा कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं अपनी भी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं बच्चों के साथ थोड़ा हल्ला गुल्ला करके। खानम, हाउ टू बिल्ड अ कैरेक्टर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इन अ स्टूडेंट?
स्टूडेंट के ज़्यादा मैं पेरेंट्स की अगर ये बात करी थी, मैं इसी को थोड़ा सा आगे लेके चलूंगी कि बच्चों को हम लोग पहले कम्युनिकेट करने की आपने बात की, तो सबसे पहले बच्चों को सुनना शुरू करें। जो भी बात कर रहे हैं उसकी बात इतने इंटरेस्ट से सुने कि जैसे आप चाहते हैं कि आप वो तो 2 घंटे रुकता ही नहीं है, बोलते जैसे आप सोचते हैं कि आपके बुढ़ापे में आपका बच्चा आपकी बात सुने। क्या बात है। आप उतनी गौर से उसकी बात सुने। अगर आप आज उसको इग्नोर करेंगे तो कल को वो बच्चा भी आपको इग्नोर करेगा। बहुत मतलब टची बात कर दी है, गूज़बम्स आ गए हैं मेरे। अगर बच्चे को आज आप इग्नोर करेंगे ना तो कल को आपको इग्नोर कर देगा बच्चा। वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच। क्लैपिंग फॉर यू। आप भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं बाय द वे। अच्छा, कैसे बच्चे को सुनना शुरू करें जी। और उसका इंटरेस्ट देखना शुरू कि उसका इंटरेस्ट जो है वो किस तरफ पैदा हो रहा है, ठीक है। और जब आप सुनना शुरू करते हैं ना बच्चों को, तो आपको बहुत सी बातें ऐसी पता चलती हैं जो कभी भी ऐसे माँ बाप को पता ही नहीं चलती अपने बच्चे के बारे में, जो बच्चे बिजी रहते हैं, काम करते रहते हैं, बच्चों को कभी टाइम नहीं देते। तो जो माएँ अपने हम लोग पहले बात करी थी अपने बचपन की, तो हमारी माएँ हर बात के जवाब देती थी हमें। सच बात है, हाँ जी, ऐसे ही हर बात का जवाब। हम लोगों ने कोई ऊट पटांग सा भी सवाल कर दिया तो उसका भी हमें ऊट पटांग सा ही चाहे जवाब मिल जाता था, मिलता जरूर था। लेकिन आज की माएँ डांट देती हैं। अच्छा, हमने पेरेंट्स की बात तो कर ली, लेकिन अपने सिबलिंग्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे सिबलिंग्स एक ही, यानी अगर जो बहनें हैं और नॉर्मली 2 बहनें एक रूम में हैं या 3 बहनें एक रूम में सो रही हैं, साथ सोते हैं, वो आपस में एक दूसरे से शेयरिंग केयरिंग नहीं करती। बाज़ ऐसा होता है कि कोई बहुत ही टेंशन में या स्ट्रेस में होता है, वो शेयर नहीं कर पाते। तो बहन भाइयों का क्या रोल होता है हमारी लाइफ में? देखिए, बहन भाई हम ट्रस्ट नहीं करते। फर्स्ट पीयर ग्रुप होता है जिसमें हम अपने आप को पहचानते हैं और उसके बाद हम अपनी आइडेंटिटी के बाद बाहर निकलते हैं और पता चलता है कैसे लोगों से मिलना है। इसमें भी रोल ये है कि आपके पेरेंट्स आपको कितना ये अंडरस्टैंड करवाते हैं कि इन योर लाइफ हाउ मच योर सिबलिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ये बताना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, मैं सारे ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, लेकिन कहीं उन्हें ये नहीं सिखा रही कि तुम्हें अपने बहन भाई के लिए कंप्रोमाइज़ करना है, उसको खुश करना है, या अगर एक ही बर्थडे है तो तुम्हें सेलिब्रेट करना है। ये फीलिंग्स देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से फर्स्ट सोशल रिलेशनशिप की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। और आपको पता है कि जब हम प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज तो एक साइड पे रह जाती हैं, साथ साथ ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी डीलिंग कैसी है। जितनी अच्छी पब्लिक डीलिंग आपकी होगी, उतने ही आप अच्छे बिजनेसमैन बनोगे। ये डीलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप से, आपकी कजन्स के साथ आपके रिलेशनशिप में। और आपको बताता कौन है कि किन बातों पे टॉलरेट करना है, किन बातों को इग्नोर करना है, माफ कर देना है, पेरेंट्स बताते हैं। यानी आप सारी जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है वो घर पे ही करते हैं। फर्स्ट 5 इयर्स में बनती है। फर्स्ट 5 इयर्स में बनती है। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हम ये नहीं कह सकते, अगर आप वर्किंग फीमेल हैं तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप कोशिश करेंगे फर्स्ट 5 इयर्स अपने बच्चे के साथ गुजारें। अगर आपने पहले 5 साल उसे दे दिए तो आप समझ लें कि आपकी जिंदगी बन गई। भाई, हमारा क्राइटेरिया जीने का इतना मुख्तलिफ हो चुका है। हमें अपनी बेसिक नीड्स और अपना ब्रेड एंड बटर पूरा करने के लिए इतने हाथ पांव मारने पड़ते हैं कि हमारे पास टाइम इतना सा, यानी छोटा सा रह गया टाइम। उसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए। अब पेरेंट्स की अगर बात की जाए तो दोनों पेरेंट्स जो हैं वो, यानी माँ भी काम कर रही है और बाप भी जॉब करता है, ठीक है, और बच्चा बेचारा कहाँ से टाइम लेगा? एग्जैक्टली। उसने तो फिर मोबाइल की तरफ ही आना है, ठीक है। खानम, ये बताइएगा कि एक घर में अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा बड़ा शार्प है, बड़ा शरारती है, पढ़ाई में भी बड़ा अच्छा है, पेरेंट्स जो है उसको ताने क्यों देना शुरू कर देते हैं? यार वो देखो वो कितना पढ़ता है, तुम बिल्कुल नालायक हो, तुम पढ़ते नहीं हो। कैसा करना चाहिए? ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है, ये एक अलमिया है इस दौर का। हम लोगों ने अगर बच्चे को समझाना भी है तो मेहमानों के सामने, ऐसा ही है तो मेहमानों के सामने, अगर हमने बच्चे को कोई तरबियत भी देनी है तो मेहमानों के सामने। ये बहुत बुरी बात है। इस वजह से बच्चे जो है ना वो अपने दिल में एक वो रख लेते हैं, अच्छा बच्चू टाइम आने वाला। यानी हम लोगों ने अगर किसी बच्चे को समझाना है ना, कोई बात करनी है, तो अकेले पे करें, अकेले में करें। एंड डिड यू नोटिस दैट कि बच्चे तो छोटे छोटे होते हैं, कोई आ जाए अगर उनको डांट दिया जाए ना, मत करो ऐसे, ठीक है, साथ ही रोना शुरू कर देते हैं। 2-2 3-3 महीने के बच्चे जो है ना वो हल्की सी डांट बर्दाश्त नहीं करते। और हम लोग टेबल मैनर्स और जो भी हमारी घर के जितने भी हमारे मैनर्स होते हैं, हम लोगों ने मेहमानों के सामने करवाने हैं वो सब कुछ। वो इसलिए कि ताकि हमें उनको पता चले कि हम लोग कितने अपने बच्चों के बारे में और हम कितने सिविलाइज्ड हैं, कितने मतलब ऑर्गेनाइज्ड हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग अगर बहन भाई हैं तो हम बिठा कर उनके मेहमान नवाजी करें, उनको सिखाएं। कैरेक्टर बिल्डिंग आपका पहला क्वेश्चन था, कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे सिखाई जाए? 3-4 बहन भाई हैं, उनको दिखाया जाए कि आपने आज उसको खाना सर्व करना है, आज आप इसके मेहमान हो, मेहमानों को कैसे मेहमान नवाजी की जाती है।
तो घर में बहन भाई जो है वो आपस में बैठ के, जिस तरह मैडम ने कहा कि हम लोग सोशल अपना सर्कल जो है वो सबसे पहले अपने घर में ही बनाते और वैसे भी देखे ना समय जी, लॉकडाउन ने कितना हमें सपोर्ट किया इस चीज के अंदर, सारा कुछ बंद करा के घर में डाल दिया। ठीक है, मैंने सुना लॉकडाउन में बॉन्डिंग अच्छी हो जाए। बॉन्डिंग अच्छी क्या होनी है, लड़ाइयाँ होती नहीं है घर के अंदर। ठीक है ना, मतलब मेरे ख्याल में काफी घर वाले ऐसे होंगे जिनके घर के जो है ना वो किचन के बर्तन भी काफी हद तक टूट के होंगे। और मैं फिर सोची थी, मैंने कहा यार हम करेंगे क्या, अब ये वाकई में बड़ा ड्राई सा टॉपिक है, बात कैसे शुरू करेंगे, किधर से हो गया। आपको पता है कि पूरा 1 घंटा गुजर गया हमें बातें करते हुए, अभी भी बहुत सी चीजें ऐसी जो डिस्कस करने वाली रह गई हैं। अभी तो हमने सिर्फ ये समझ लीजिए कि एक पहले सब्जेक्ट पे थे, सब्जेक्ट पे थे, एक पहलू पे भी बात हुई है, एक पहलू पे बात हुई है अभी। नहीं आप टेंशन नहीं लें, आपको दोबारा मौका देंगे वैसे इसके अंदर। सो नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आपने ये चीज देखी है लाजमी के बच्चों की जो है ना वो कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे करनी है आपको, या बच्चों के करीब किस तरह से रहना है, बच्चों का माइंड कैसे सेट करना है। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। प्रोग्राम का वक्त भले खत्म हो गया लेकिन आपके दिन का आगाज तो अभी से तो हुआ है। अभी आपने उठना है, नाश्ता करना है एक अच्छी सी कड़ी हुई चाय के साथ। लेकिन हमें दीजिएगा इजाजत, अल्लाह निगहबान एंड गुड मॉर्निंग।